गजोधर सेठ की गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर खराब हो जाती है। गजोधर सेठ शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे। व्यापार के सिलसिले में अक्सर उनका आना जाना दूसरे शहरों में लगा रहता था। सेठ घबराया हुआ था। हे भगवान, कैसी मुसीबत है। इतना लंबा जंगली रास्ता और साथ में ड्राइवर भी नहीं है, और हाथ में ये व्यापार के पैसों का थैला। पता नहीं घर कैसे पहुंचा जाएगा। सेठ आखिरकार थक हार कर पैदल ही सफर पर निकल पड़ता है, मगर कड़ी धूप और तपती रेत के कारण वह ज्यादा दूर चल नहीं पाता। वह विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। वृक्ष की ठंडी छांव में लेटकर सेठ को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। उसकी पैसों की पोटली भी अब एक और लुढ़की पड़ी थी। अब उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी, ना ही अपने पैसों की, ना ही व्यापार की और ना ही घर की। मानो कोई बच्चा अपनी माँ के आंचल में बेफिक्र सोया हुआ हो। तभी एक व्यक्ति सेठ के पास आता है। उसकी आहट से सेठ की आंखें खुलती हैं और वह हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है। घबराया हुआ सेठ अपनी पोटली संभालता है। उसकी वेशभूषा से वह व्यक्ति सेठ को आवारा मवाली प्रतीत हो रहा था। उसके फटे पुराने कपड़े, चेहरे का हाव भाव, सब कुछ गुंडे लुटेरों वाले। व्यक्ति कहता है, अरे ताऊ, राम राम, ये बात होगी। लगता है तू रास्ता भटक गया। चल मेरे साथ चल, तुझे शहर तक छोड़ दूंगा। सेठ को व्यक्ति की भाषा सुनकर यह तो सुनिश्चित हो जाता है कि पक्का यह कोई सभ्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए सेठ उसे टालने के लिए कहता है, अरे भाई, मेरी चिंता मत करो, मैं अपने घर का रास्ता जानता हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मुझे पैदल सफर करना पड़ रहा है। आप चले जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। सेठ के मना करने पर भी व्यक्ति कहता है, अरे ताऊ, मेरी बात मान। अंधेरा होने वाला है और रास्ते में आगे घना जंगल है। कोई शेर जानवर खा गया तो फिर मत कहना। सेठ कहता है, अरे भाई, मैंने कहा न, मैं अपने घर का रास्ता जानता हूँ। मैं चला जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। इस पर व्यक्ति बोला, अरे ताऊ, चलता है कि नहीं? लगता है तेरे बात समझ में नहीं आई। अरे अगर तुझे यहाँ कुछ हो गया तो जीवन भर मुझे पश्चाताप में जीना पड़ेगा। चुपचाप मेरे साथ चल। सेठ डर जाता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। असल बात तो यह थी कि सेठ को जंगल के रास्तों का जरा भी ज्ञान नहीं था। उसकी मजबूरी थी। डरा हुआ और लाचार सेठ अब उस व्यक्ति के पीछे पीछे जा रहा था। वह और करता भी क्या, किससे मदद मांगे, कहां भागे, भागकर आखिर जाएगा भी कहां। सेठ बूढ़ा था और वह व्यक्ति हट्टा कट्टा नौजवान। रास्ते में व्यक्ति सेठ से कहता है, अरे ताऊ, अगर पोटली में वजन ज्यादा लग रहा हो तो मुझे दे दो। हिचकिचाते हुए सेठ कहता है, अरे नहीं भाई, इस पोटली में कुछ नहीं है, यह तो बहुत हल्की है। सेठ को अब यकीन हो गया था कि उस व्यक्ति की नजर सेठ की पोटली पर है। यह निश्चित था कि वह आगे चलकर उसके साथ लूटपाट करेगा। सेठ अब कर भी क्या सकता था। वह किस्मत को भगवान के भरोसे छोड़कर उसके साथ जा रहा था। सेठ को अब पैसों की फिक्र नहीं थी। वह भगवान से एक ही आस लगा रहा था कि हे भगवान,
यह व्यक्ति मेरे सारे पैसे ले ले, मगर बस मेरी जान बख्श दे। चलते चलते दोनों एक खंडरनुमा अजीब सी जगह पहुंचते हैं, जहां वह व्यक्ति सेठ से कहता है, रे ताऊ, अब एक काम कर, ये कांटे नुमादार पेड़ है ना, इसमें से थोड़ा टुकड़ा तोड़ और खा ले। सेठ समझ जाता है कि वह उसे कोई जहरीला पौधा खिलाकर मारना चाहता है। वह उसके सामने गिड़गिड़ाता है, अरे भाई, ये कांटेदार पौधा भी भला कोई खाने की चीज है? मैं भूखा ही रह लूंगा। तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मगर व्यक्ति नहीं मानता। वह फिर से कहता है, एक बार बोली हुई बात समझ नहीं आती क्या ताऊ? जब बोला है खा ले तो खा ले। सेठ के पास कोई चारा नहीं था। वह उस पौधे को खा लेता है। यह मुझे तड़पा तड़पा कर मारे, इससे अच्छा है मैं पौधा खाकर ही मर जाता हूँ। मन ही मन वो बहुत डरा हुआ था और अपने अपमान से आहत भी था, मगर वह कुछ नहीं कहता। चलते चलते शाम होने को आती है। सेठ सोच रहा था, पौधे के जहर ने अभी तक असर क्यों नहीं किया। दिमाग में अनेकों प्रकार के प्रश्न चल रहे थे। पौधे में जहर था भी या नहीं? क्या आगे चलकर वह व्यक्ति उसे किसी और प्रकार से मारने की कोशिश करेगा? सोचता हुआ सेठ जा रहा था। रात हो चुकी थी। चलते चलते व्यक्ति एक दरख्त के नीचे रुकता है और कहता है, हाँ, ये जगह ठीक है ताऊ, आज रात हम यही विश्राम करेंगे। सेठ बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है और अपने लेटने की तैयारी करता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, वहां नीचे नहीं मेरे मालिक, पेड़ के ऊपर सोना पड़ेगा। सेठ चौंक जाता है। वह सोचता है, जरूर यह इसकी कोई मुझे मारने की नई चाल है। आज तो यह मेरा काम तमाम कर कर ही छोड़ेगा। सेठ कहता है, अरे भाई, मैं बूढ़ा आदमी, मुझसे कहाँ इस पेड़ पर चढ़ा जाएगा। तुम जवान हो, तुम चढ़ सकते हो। मैं नीचे सो जाता हूँ, तुम ऊपर सो जाओ। सेठ के लाख मना करने के बावजूद भी वह व्यक्ति नहीं मानता। वह सेठ से कहता है, देख ताऊ, या तो प्यार से मान जा, या मुझे और भी रास्ते आते हैं। चुपचाप पेड़ पर चढ़ जा और सो जा। सेठ मजबूर था। वह और क्या करता, उसे उसका कहना मानना पड़ा। सेठ लेट तो गया था, मगर आंखों में नींद नहीं थी। वह बस इसी इंतजार में था कि देखता हूं यह व्यक्ति क्या करता है। उसे अब अपने बच्चों की याद आ रही थी। जागते जागते रात बीत जाती है और सवेरा हो जाता है। सेठ सुबह उठता है और देखता है उसकी पोटली भी सही सलामत है। सेठ असमंजस में होता है। कभी वह सोचता है कि हो सकता है मेरी सोच इस व्यक्ति के बारे में खामखा गलत हो और ये सही आदमी हो। कभी सोचता है कि अगर ये सही आदमी है तो यह मुझसे इतनी बदसलूकी से बात क्यों करता है? क्यों इसने मुझे कांटेदार पौधा खिलाया? क्यों मुझे पेड़ पर चढ़ाकर परेशान किया? सेठ असमंजस में था। वह किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा था। दोनों नीचे उतर जाते हैं। तभी वह व्यक्ति कहता है, देख ताऊ, आगे जंगल आने वाला है, तो जैसा मैं कहूं वैसा करना, वरना पछताएगा। आगे जंगल आने वाला है? सुनकर सेठ डर जाता है। सेठ सोचता है, कहीं जंगल में ले जाकर ही मुझे मारने की तो इसकी साजिश नहीं है।
या हो सकता है इसके कुछ साथी जंगल में बैठे हों और यह मुझे उनके पास ले जाकर मुझसे लूटपाट करे। अभी वह दोनों जंगल पहुंचे ही थे, तभी वह व्यक्ति सेठ से कहता है, आ जाओ अंकल जी, अब एक काम करो, ये कीचड़ देख रहे हो ना, जल्दी से इसमें लेट जाओ। क्या? सुनकर सेठ अचंभित रह जाता है। अब पानी सेठ के सर से ऊपर जा चुका था। वह कहता है, देखो भाई, यदि तुम्हें मुझे लूटना है या मारना है तो मार दो, मगर इस तरह मुझे प्रताड़ित मत करो। मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सेठ के लाख मना करने के बावजूद भी वह व्यक्ति नहीं मानता और वह सेठ को जबरदस्ती कीचड़ में धकेल देता है। मजबूर होकर सेठ को कीचड़ में लेटने पड़ता है। लंबे रास्ते की थकान और कीचड़ की वजह से अब सेठ भी उसी की तरह भिकमंगा लग रहा था। सेठ की हालत खस्ता हो चुकी थी। जैसे ही जंगल में दोनों आगे बढ़ते हैं, उन्हें दो लुटेरे नजर आते हैं। सेठ का शक अब यकीन में बदल चुका था। सेठ सोचता है, अब यह व्यक्ति इन दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे मारेगा। जैसे ही लुटेरे थोड़ा पास आते हैं, एक लुटेरा बोलता है, उस्ताद कहो तो दोनों के सर कलम करके तुम्हारे कदमों में रख दूं। चलो तुम दोनों अपनी तलाशी दो, क्या क्या माल है सब इधर निकालो। डाकुओं का उस्ताद कहता है, अबे नजर बट्टू, तुझे कितनी बार समझाया है, अबे ऐसे गरीब भिखमंगे लोगों के मुंह नहीं लगते। हम थोड़े ऊपर लेवल के चोर हैं। अबे कोई अच्छी मुर्गी देख के पकड़ और अपना कुछ स्टैंडर्ड बढ़ा नजर बट्टू। ऐसा कहकर चोर उन्हें गरीब समझकर छोड़कर चले जाते हैं। सेठ इतना भी अज्ञानी नहीं था, वह सारी बात समझ चुका था। वह व्यक्ति को रास्ते में रोककर पूछता है, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे हित के लिए ही यह सब कर रहे हो, लेकिन कृपया मुझे विस्तार से सारी बात बताओगे? व्यक्ति बताता है, जब मैं जंगल से जा रहा था तब मैंने आपकी खराब हुई गाड़ी को देखा। फिर कुछ दूर चलने पर मुझे आप मिले। जब मैंने आपसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो आपने इनकार कर दिया। शायद आपके पास पोटली में कुछ कीमती चीज होगी। मैं तभी समझ गया था कि आप मेरे साथ हरगिज नहीं चलेंगे, इसलिए मैंने आपको डराने धमकाने का ढोंग रचा। फिर आगे चलकर गर्मी के कारण जब आपके शरीर में पानी की मात्रा की कमी हो रही थी, तब मैंने आपसे वह पौधा खाने के लिए कहा। फिर रात को जब मैंने पेड़ पर आपको चढ़ने के लिए बोला, वह इसलिए क्योंकि रेगिस्तान में बहुत से सांप और बिच्छू रात में घूमते हैं। और फिर वह कपड़ों वाली बात तो आप समझ ही गए हैं। मुझे माफ करिएगा अगर आप मेरी बात से आहत हुए हो। मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर यह मेरी मजबूरी थी। सेठ कहता है, बेटा, क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैं रास्ते भर आपको चोर, लुटेरा और ना जाने क्या क्या सोचता आया। पैसों के प्रेम में मैं अंधा हो चुका था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे पता चला एक बिना पैसे वाला भी पैसे वाले के ऊपर उपकार कर सकता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।